Hi students, welcome to RSP Physics by Rohan sir. Today we will discuss some numericals on the application of Biot-Savart's law. इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ रिंग, उसी पे बेस हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले अच्छा होगा, बेटर होगा, बेहतर होगा कि आप इससे लास्ट वाला लेक्चर देख लें। मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन वी विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.6 in your NCERT textbook. The question is that a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2.0 centimeter as shown in figure A. What is the direction and magnitude of B at the center of arc, that is the center of the arc? Would your answer change if the wire were bent into the semicircular arc of same radius बट इन दी अपोजिट वे एज शोन इन फिगर बी? इसमें कहा है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, दैट इज़ द फिगर ए, और उसकी जो रेडियस है वो 2.0 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड आउट करना है द डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। इन द लास्ट लेक्चर मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आप इन न्यूमेरिकल्स को देखो या सीखो तो बेहतर होगा कि इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिक बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन का जो डेरिवेशन किया था, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, जो फॉर्मूलाज हमने कैलकुलेट किए थे वो क्या क्या थे, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। हमने निकाला था कि किसी भी एक सर्कुलर आर्क यानी कि रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर क्रिएट होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। हमने निकाला था म्यू नॉट आई एन ए डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 एंड इसकी जो पावर थी वो थी ए स्क्वायर। दैट वाज द magnitude of the magnetic field at any external point of that ring. हमने इसके बाद 3 स्पेशल केसेस किए थे कि if point P is at center of that arc or center of that ring, then R was 0 and B was mu naught I एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर 3/2, दैट इज आई एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए क्यूब, एंड ए स्क्वायर से क्यूब कटता है, देन म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2a. दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट रिंग, कि यदि वो पी पॉइंट उस रिंग के सेंटर पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी, ये आती थी। और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर्क है, ये जो रिंग है वो सेमी सर्कुलर है। इसका मतलब ये होगा कि फुल रिंग के लिए इतना होता था तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या होगा, इसका हाफ होना चाहिए। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे वो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए करेंगे, लेकिन ये किसके लिए है, फुल आर्क के लिए। तो फॉर सेमी सर्कुलर आर्क कितना होगा, फॉर सेमी सर्कुलर आर्क बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, क्योंकि हम उसको हाफ कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ओवर 4a. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सेमी सर्कुलर। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है I इज इक्वल टू 12 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज 2.0 सेंटीमीटर, दैट इज ए इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट
एन आई डिवाइड बाई 4a, और n मीन्स द नंबर ऑफ रिंग्स, कि नंबर ऑफ रिंग्स है कितनी, नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क्स है कितने, जो कि एक ही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. देन वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू रखनी है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट कितना हो गया, यहाँ से हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. वैल्यू ऑफ n कितना है 1. वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, यहाँ पे है 12 एम्पियर, एंड डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, और रेडियस कितना है 2 इंटू 10⁻². तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, यहाँ से कितना बचेगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, और 10⁻² को ऊपर ले करके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से कितना हो गया 6 पाई इंटू 10⁻5 टेस्ला. तो वैल्यू ऑफ b कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 6 पाई इंटू 10⁻5 टेस्ला. और यदि यहाँ से हम देखें तो फिगर के अंदर हमें 2 स्ट्रेट वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो और एक सेमी सर्कुलर आर्क. सेमी सर्कुलर आर्क से तो हमने निकाल लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 6 पाई इंटू 10⁻5 टेस्ला. और जो 2 स्ट्रेट वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो कि ये जो 2 स्ट्रेट वायर्स हैं, एक ये एंड एक ये, यदि सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर इन स्ट्रेट वायर्स के लिए कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज क्या, इनका एक्सिस, कि यहाँ से हमें जो सेंटर दिखाई दे रहा है इस वायर के भी एक्सिस पर सिचुएटेड है और इस वायर के भी एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है. और हमने बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से यदि हम उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे फिगर की वजह से निकलेगा वो केवल सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से तो कितना होने वाला है 0, क्योंकि जो ये सेंटर है दोनों स्ट्रेट वायर्स के लिए कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उनके सेंटर्स पर. ओके, नाउ द सिचुएशन बी. इन सिचुएशन बी वो क्या कह रहा है कि वुड योर आंसर चेंज, कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा यदि हम सिचुएशन को इस तरीके से कर दें. तो ध्यान से देखो, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट एन आई ए डिवाइड बाई 4a, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है तो 4a है, अदरवाइज रिंग कंप्लीट होता, आर्क कंप्लीट होती तो हम डिवाइड बाई 2a यूज करने वाले थे. तो करंट की वैल्यू सेम है और जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं. किस पे फ़र्क पड़ेगा, केवल और केवल डायरेक्शन पर. किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं. इस फिगर के अंदर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ है और ये जो आर्क है वो नीचे की तरफ है, तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे. तो राइट हैंड थंब रूल जब यूज करोगे तो क्या करोगे कि सबसे पहले ये जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन के अंदर रखेंगे, तो इस तरीके से रखा, और जो 4 फिंगर्स हैं उसको किस तरफ रखोगे, सेंटर की तरफ, क्योंकि हमें उस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. और इनको क्लोज करने की कोशिश करोगे तो ये कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ. इट मीन्स इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड दैट प्लेन होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस. एंड इन द सेकेंड सिचुएशन यदि हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, वही तरीका यूज करना है. क्या, राइट हैंड थंब रूल. थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अंदर रखना है, तो कैसे रखोगे, देखो थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, इधर है, 4 फिंगर्स को रखा सेंटर की तरफ, फिंगर्स को क्लोज करने की कोशिश की, फिंगर्स को क्लोज करने की कोशिश करोगे तो कहाँ है, आपकी तरफ. इसका मतलब क्या हो गया कि इस सिचुएशन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आपकी तरफ. इट मीन्स आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट.
तो हमने देखा कि सिचुएशन को बदलने से यदि उसके जो करंट है, रेडियस है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, केवल किस पे फ़र्क पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और फिर से बोल देता हूँ कि इन न्यूमेरिकल्स को समझने से और करने से पहले लास्ट लेक्चर देखना ना भूलें, जो कि मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स coils of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? इसके अंदर हमें एक नंबर ऑफ रिंग्स कितने दे रखे हैं, कॉइल्स कितने दे रखे हैं, 100 लिखा हुआ है, 100 टर्न्स, एंड उनकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, और हमें जो मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालना है। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि इसने कॉइल्स बोला है, सेमी सर्कुलर कॉइल्स या सेमी सर्कुलर आर्क नहीं बोला है, तो हम सेमी सर्कुलर आर्क या सेमी सर्कुलर कॉइल या सेमी सर्कुलर रिंग वाला जो फार्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करना होता है, जिससे वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कंप्लीट रिंग का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, μ0Ni/2a। द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.7, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 100, रेडियस दैट इज a 10 सेंटीमीटर, एंड इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻², meters, and the value of current is 1 ampere, I is equal to 1 ampere, and we have to calculate the magnitude of that magnetic field at the center of the coil. Then the formula will be used, B is equal to μ0Ni/2a। the value of μ0 हमने पहले ही निकाला था कि μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷, द वैल्यू ऑफ n इज 100 and the value of current is 1, so multiply by 1 divide by 2, and the value of radius is 10 × 10⁻², so multiply by 10 × 10⁻², then we will solve। ये इस 0 से एक 0 कटेगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, then remaining will be 2 पाई multiply by 10⁻⁷, ये 10 की पावर 1 है, and the bases are same, then power will be add up, that is +1, एंड ये 10⁻², जब हम इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -2 पावर है, तो ऊपर जाने से कितना हो जाएगा, +2, देन दिस विल बी +2, देन वी विल सॉल्व इट, देन इट विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ एंड +3, ये हो जाएगा आपका -4 टेस्ला। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। Now there are 2 more numericals, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो CBSE 2016 के अंदर आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो JEE में आया हुआ है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक सर्कुलर कॉयल हैविंग 100 टर्न्स है, एक सर्कुलर कॉयल है जिसके अंदर 100 टर्न्स हैं, एंड ऑफ वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, और जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, लाइज इन XY प्लेन, वो XY प्लेन के अंदर है, एंड विद इट सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और जो वो XY प्लेन होगा उसका जो ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन पर इस जो तुम्हारा सर्कुलर कॉयल है उसकी सेंटर लाई करती है। एंड उसके बाद कहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0 0 20√3। 0 0 20√3 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 0 का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो 0 है, इसका मतलब डिस्टेंस इज 0, एंड y एक्सिस पर भी 0, एंड z एक्सिस पर कितना होगा 20√3। व्हेन द कॉयल कैरीज अ करंट ऑफ 2 डिवाइड बाई पाई एम्पियर, यदि उसके अंदर कॉयल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 डिवाइड बाई पाई एम्पियर, तो हमें 20√3 पर जो z एक्सिस पर होगा उस पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं कि सिचुएशन किस तरीके से है। लाइक दिस इज़ अ XY प्लेन, ये एक XY प्लेन है,
दिस इज एक्स, दिस इज वाई। और कहा है कि वो जो सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल इस एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और इस एक्स वाई प्लेन का जो ओरिजिन ओ होगा, उस ओरिजिन पर उस कॉइल का सेंटर सिचुएटेड है। तो यदि हम सर्कुलर कॉइल को ड्रॉ करें तो ये जो सर्कुलर कॉइल होगी, इसका जो सेंटर ओ होगा, तो इसकी जो रेडियस ए होगी, उस ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। एंड 0 0 20√3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि हमें जेड एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और जो 20√3 सेंटीमीटर उस सेंटर से दूर सिचुएटेड है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि आर की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू जेड, एंड दैट इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। और यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.2√3 मीटर। एंड उसके बाद यहाँ से जो रेडियस ए गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर, दैट इज डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया यहाँ से कितना, 0.2 मीटर। एंड द नंबर ऑफ टन्स आर 100, सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ करंट विल बी 2 डिवाइड बाई पाई एम्पियर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 डिवाइड बाई पाई एम्पियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस होगा, और इस जेड एक्सिस पर एक पॉइंट पी होगा, जिसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20√3 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी पर किसी भी एक सर्कुलर रिंग, सर्कुलर कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया था। जिसको समझना है वो इससे लास्ट लेक्चर की वीडियो ज़रूर देख सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। दैट फार्मूला इज़ म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ आसानी से रख सकते हैं। फर्स्ट म्यू नॉट की वैल्यू, इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स थे मैंने उसमें म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था। किस तरीके से करते थे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से म्यू नॉट कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन की वैल्यू हो गई 100, एंड ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 0.2 मीटर्स एंड उसका स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो गया 2, आर की वैल्यू कितनी है 0.2√3, तो यहाँ से हो गया 0.2√3 उसका स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर एंड होल टू द पावर इज़ 3/2। इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, आई की वैल्यू नहीं रखी हमने, आई की वैल्यू रखना भूल गए थे। तो आई की वैल्यू कितनी थी 2 डिवाइड बाई पाई एम्पियर। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7, और ये 100 है। 100 का मतलब क्या हो गया 10⁻2 दैट इज़ +2, और पावर्स विल बी ऐड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा +2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.04। मैं देख लेता हूँ एक बार कि दिखाई दे भी रहा है या नहीं उधर से। ओके, दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 0.04 एंड होल पावर 3/2। ये हो गया यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 0.04
4। अब मैं यहाँ से देखो 0.04 यहाँ से कॉमन है तो मैं आसानी से बाहर ले सकता हूँ उसको। तो ये हो गया यहाँ से कितना 0.04 की होल पावर 3/2 एंड यहाँ से कितना बचा 3 और यहाँ से कितना बचा +1 दैट इज़ 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0.04 की पावर क्या है 1/2 और उसकी होल पावर क्या है 3। तो ये होगा कितना, पहले 0.04 का रूट निकलेगा दैट इज 0.2 और फिर 0.2 का क्या होगा क्यूब, मीन्स इसका जब रूट करोगे तो कितना होगा 0.2 और उसका जब क्यूब करोगे तो वो कितना होगा 0.008। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0.008 एंड दिस इज 4 एंड 4 1/2 को पहले 1/2 पावर को अंदर लोगे तो डेट इज 1/2 और उसकी पावर होल 3। यहाँ से हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.08 एंड 4 का जो स्क्वायर रूट होगा ये कितना होगा 2 और 2 का क्या है फिर क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 8 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर होगा डिवाइड बाई 1000। यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे 2, तो यहाँ से कितना बचा 0 से 8 को कैंसिल करो 4 से 8 को कैंसिल किया 2 और इस 4 से 8 को कैंसिल किया तो 2। तो यहाँ से टोटल कितना बचा, ये बचा हमारा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4। और इसको सॉल्व करोगे तो यदि मैं 100 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करूं और 100 से नीचे मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो देखो ऊपर 100 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर 100 हो गया, नीचे कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से इस 4 से ये 100 कितनी बार कैंसिल आउट होगा दैट इज़ 25 और ये 100 जो दो जीरोज हैं, पावर का मतलब क्या है 10 टू द पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 और यदि 10 टू द पावर -2 है देखो जैसे कि 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, ये 2 ऊपर जाएगा जब तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से कितना निकला, ये निकला 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 टेस्ला। दैट इज़ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस पॉइंट P पर जो कि डिस्टेंस R दैट इज़ 20√3 सेंटीमीटर दूर है, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कुलर कॉइल की वजह से जिसमें 100 टर्न्स हैं वो कितना होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 टेस्ला। यदि इसको और सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा यहाँ से B = 25 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा माइक्रो टेस्ला, क्योंकि माइक्रो में भी कितना होता है 1 माइक्रो = 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकली है 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 टेस्ला दैट इज़ 25 माइक्रो टेस्ला। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज जो JEE के अंदर आया हुआ है कि फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स एंड जॉइंड बाय 2 रेडियल लाइंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। ये फिगर दे रखा है, इस फिगर के अंदर सेंटर O है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बाई RS, RP, PQ एंड SR। इस क्वेश्चन के अंदर ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है PQ के अंदर वो ये है और SR के अंदर ये है। अब देखो कि ये जो RS और PQ हैं दीज आर 2 स्ट्रेट वायर्स और हमें सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो RS और PQ होगा उसके लिए तो सेंटर O उन कहाँ पर सिचुएटेड है, उनके एक्सेस पर, और किसी भी स्ट्रेट वायर के एक्सेस पर यदि किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0।
सो बाई आर एस एंड पी क्यू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज 0। हम लिख लेते हैं कि बाई आर एस एंड पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी 0। ठीक है, अब बात करते हैं इस आर पी और एस क्यू की। अब ये जो आर पी और एस क्यू है बेसिकली एक कॉइल का पार्ट है, लेकिन ये हाफ कॉइल तो है नहीं। अब लेकिन उस फुल कॉइल का ये क्या 1/3 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल बायोट-सैवर्स लॉ का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि रिंग की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं वो हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्स लॉ ही यूज किया था। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बायोट-सैवर्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम आर पी के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं पॉइंट ओ पर, तो कैसे करोगे? लिखो कि 4 आर पी, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्स लॉ। कितना होगा? B = μ0/4 I dl sin थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम जो लेंथ यूज कर रहे हैं वो फुल लेंथ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम dl की जगह क्या लेंगे? केवल r। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हम जानते हैं कि थीटा जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है? लेंथ एंड आर। अब देखो कि यहाँ से ये जो कंप्लीट वायर है जिसकी लेंथ को यदि मैं मान लूँ कि ये लेंथ L1 है, तो ये कंप्लीट लेंथ की दूरी इस सेंटर से कितनी है? किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, वो एक रेडियस का काम करेगी, क्योंकि ये आर्क है। और यदि मैं इस पॉइंट पर इस सेंटर से निकालूं, इस पॉइंट पर सेंटर से डिस्टेंस निकालूं, या फिर इस पॉइंट पर सेंटर से निकालूं, वो सारी की सारी किसका काम करेंगे? रेडियस का। और रेडियस का काम ये OP भी करेगी, और OP की वैल्यू कितनी गिवन है? B। इसका मतलब ये जो B है रेडियस है, और किसी भी पॉइंट पर सरकमफ्रेंस पर यदि कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, और मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस R है और इस पॉइंट P पर जो लेंथ एलिमेंट DL है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन DL की फाइंड आउट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और वो टेंजेंट हमेशा इस रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ L और R के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और यदि थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होता है? दैट इज़ 1। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0/4 I L साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यदि मैंने इसकी लेंथ को, RP की लेंथ को क्या माना है? L1, तो मैं यहाँ कितना लिखूँगा? L1। ठीक है, अब मैं L1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस फिगर के अंदर से देखो, पहले मैं इसको एक दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए। यहाँ पर क्या था? ये RP था, मैंने इसकी लेंथ को L1 मान रखा था, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? दैट इज़ B, ये दे रखा था। और यहाँ से ध्यान से और ये यहाँ क्या दे रखा था? अल्फ़ा एंगल। अब देखो मुझे पता है एंगल = लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? L1, और यहाँ से रेडियस कितनी है? B। तो ये हो गया कितना? L1/B। और यदि मैं यहाँ से L1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो वो आएगा हमारा एंगल मल्टीप्लाई बाई B, और एंगल कितना है? दैट इज अल्फ़ा। तो यहाँ से L1 की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज़ B × अल्फ़ा। अब मैं इस L1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ, सॉरी, और यहाँ से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0/4 I L1 B अल्फ़ा। थीटा की वैल्यू 90 थी, एंड साइन 90 इज 1 × 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और R दैट इज़ द रेडियस, और रेडियस कितनी है? B। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? B = μ0/4 I B अल्फ़ा डिवाइड बाई B स्क्वायर। यहाँ से B से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से? μ0/4 I अल्फ़ा डिवाइड बाई B। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा
इस RP से उसकी मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब इस RP के अंदर जो करंट की डायरेक्शन थी वो ये थी। अब हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेंटर ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले देखो अपने हैंड को, अपने राइट हैंड को, और उसमें जो थंब है उसको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखो। तो हमने इस तरफ रखा, 4 फिंगर्स को सेंटर की तरफ रखा और 4 फिंगर्स को क्लोज करने की कोशिश की तो वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो भी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस सेंटर ऊपर, वो कहाँ है, इनटू द प्लेन। और इनटू द प्लेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था B1 इस RP के थ्रू, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो इनटू द प्लेन थी। अब हम इस SQ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन। तो देखो कि B2 की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, B2 बाई SQ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है एट पॉइंट O, उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये होगा μ0/4π मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई लेंथ L2 डिवाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड दिस पॉइंट O, दैट इज़ A, जो यहाँ पर गिवन है, दिस इज़ A। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये A²। अब यहाँ से L2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने इस L1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो L1 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था B अल्फ़ा, तो हम L2 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि L2 = एंगल फिर से वो ही है अल्फ़ा एंड मल्टीप्लाई बाई द रेडियस कितनी गिवन है A। यहाँ से L2 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू A। तो L2 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा μ0/4π I अल्फ़ा A डिवाइड बाई A²। A से स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो ये हो गया μ0/4π I अल्फ़ा डिवाइड बाई A। हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन इस B2 की जो SQ के थ्रू क्रिएट हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं, ये रख दिया, और जिस पॉइंट ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके तरफ हमने 4 फिंगर्स को रखा, क्लोज करने की कोशिश की तो आपकी तरफ आ रहा है, मीन्स आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा SQ के द्वारा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो B1 और B2 है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं RP और SQ के थ्रू, उन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट्स हैं। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा ये उन दोनों का सबट्रैक्शन होगा। और यहाँ से ध्यान से देखो कि इस पॉइंट O के नज़दीक कौन है, SQ। तो इसका मतलब जो SQ है उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा एट पॉइंट O। तो हम जो B2 है उसमें से B1 को घटा सकते हैं। और यदि कंडीशन ऐसी हो जाए कि आप लोगों को पता ही ना चले कि कौन सा मोर है और कौन सा लेस है, तो किसी को किसी में से घटा दो, केवल जो आंसर होगा वो नेगेटिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B2 माइनस B1, दैट इज μ0/4π I अल्फ़ा डिवाइड बाई A माइनस μ0 डिवाइड बाई 4π I अल्फ़ा डिवाइड बाई B। यहाँ से जो कॉमन है μ0/4π I डिवाइड बाई A, और अंदर क्या बचेगा, I अल्फ़ा, अंदर क्या बचेगा 1/A माइनस 1/B। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O by this 4 lines, that is RS, RP, PQ and SQ.